में ये है 2025 की न्यू लॉन्च KTM एडवेंचर 390S का टॉप मॉडल और इसका आज मैं आपको फुल डिटेल्ड में राइड रिव्यू शेयर करने वाला। इंजन की पावर परफॉर्मेंस क्या है, सेफ्टी कैसी है, कंफर्ट कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से ये कितनी ज़्यादा कैपेबल है, प्राइस क्या रहने वाली है, सब कुछ डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM VIP रोड कोलकाता शोरूम। अब देखो, पुरानी वाली KTM 390 एडवेंचर के मुकाबले ये कंप्लीट डिजाइन में बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़े चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि पुरानी वाली में आपको ना सिर्फ स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप मिलता था, जिसकी वजह से बहुत लोग जो है वो हेडलाइट की तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे कि रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर फाइनली कंपनी ने अपडेट के तौर पर इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का पूरा सेटअप दे दिया, जिसकी वजह से ये बाइक की हेडलाइट आपको ज़्यादा रोशनी आपको प्रोवाइड करने वाली है। खास करके ये 3 गुना ज़्यादा रोशनी यहाँ पर आपको देने वाली है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्प्लिट LED वाले DRL मिल जाते। अब देखो, ऊपर में तो प्रोजेक्टर है, लेकिन ये नीचे वाला कोई प्रोजेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इंडिकेटर्स में आपको LED वाले मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ। यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का विंड स्क्रीन का ग्लास मिलता है हवा को रोकने के लिए। भाई, हाथों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको नकल गार्ड मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर के। और इस बाइक के जो लीवर हैं, खास करके ये ब्रेक वाला और ये जो क्लच वाला लीवर है, ये आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो 200 mm व्हील ट्रेवल के साथ यहाँ पर WP एपेक्स वाले USD फॉर्क मिलते हैं, वो भी 43 mm डायमीटर के साथ। अब ये जो सस्पेंशन का सेटअप है, अगर आप चाहो तो इन सस्पेंशन को यहाँ पर 30 क्लिक तक यहाँ पर आप इनको कंप्रेंशन एंड रीबाउंड डैम्पिंग करके आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इनको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इनको हार्ड भी कर सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर डुअल चैनल ABS दिया गया है। फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक है, जिसमें आपको ट्विन पिस्टन रेडियली कैलिपर का इसमें यूज किया गया। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर हैं और बाइक ब्रेक के कैलिपर मिलते हैं 90-90-21 प्रोफाइल का मिलता है, ट्यूबलेस वाला दिया गया, जो कि पूरा यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न वाला ये टायर है अपोलो कंपनी का, जिससे आप इसको पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग में चला सकते हैं। और ये जो रिम आप देख पा रहे हैं, ये आपको 21 इंच की मिलती है इस S वाले टॉप मॉडल में, जबकि इसके X वाले मॉडल में 19 इंच के यहाँ पर आपको एलो व्हील उसमें ऑफर किए जाते हैं। जबकि रियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 240 mm के आसपास रियर में डिस्क ब्रेक है, जिसमें सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर का यूज किया गया है बाइक ब्रेक के कैलिपर के साथ। अब यहाँ पर जो इसका टायर प्रोफाइल है ये दिखा देता हूँ। 130/80 R17 इसके पीछे वाले टायर की प्रोफाइल रहने वाली है। पीछे वाला जो टायर है वो आपको मिलता है 17 इंच का, आगे वाला 4 इंच बड़ा है, 21 इंच का रहने वाला है। अब पीछे वाला जो टायर है वो यहाँ पर आपको 130 mm का काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा टायर है, जो कि पूरा ब्लॉक पैटर्न वाला दिया गया, जिससे आप इसको ऑफ रोडिंग में चलाते हैं तो अच्छी ग्रिप आपको ये टायर निकाल के देने वाला है। अब यहाँ पर जो इसका स्विंग आर्म है, ये पूरा एल्यूमिनियम एलॉय बॉडी का बना हुआ है और इसी में इनबिल्ड यहाँ पर आपको मिलता है इसमें WP एपेक्स वाला ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है, जो कि थोड़ा सा सिंगल साइड में रहने वाला है। और इस सस्पेंशन की खासियत ये है कि आप इसको 20 स्टेप तक यहाँ पर आप इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं और हार्ड भी करके आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। इसमें 205 mm का यहाँ पर व्हील ट्रेवल दिया गया। बाइक का जो एग्जॉस्ट है यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंडरबेली टाइप का मिलता है। सबसे पहले भाई आपको इसके साउंड को सुना देता हूँ। अब बात करते हैं बाइक की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा स्लिक सी पतली सी डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलती है। जैसा कि ये जो साइड वाले काउल्स हैं ये पूरे फाइबर के बने हुए हैं। एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंपनी ने यूज़ की है। ये कोई स्टिकर वगैरह नहीं है, ये पूरा प्रिंटेड यहाँ पर रहने वाला है। मतलब इसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं तो यहाँ पर इसके स्टिकर, ये जो इस टाइप के जो ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके ऊपर में कोई भी इम्पैक्ट वगैरह नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये कोई स्टिकर वगैरह नहीं है। यहाँ पर 390 की बैजिंग है, डुअल टोन कलर में। यहाँ पर ऑरेंज कलर है, यहाँ भी ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर के यहाँ पर आपको KTM के ग्राफिक्स मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, पूरा ये प्रिंटेड यहाँ पर जो है वो पैनल वगैरह दिए गए और रेडी टू रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक यहाँ पर रहने वाली है। और साइड वाले जो रियर वाले काउल है यहाँ पर ऑरेंज कलर के मिलेंगे। खास करके जो फाइबर की क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पर एडवेंचर लिखा हुआ है ब्लैक और वाइट कलर के स्टिकर के साथ। और ये जो अपर वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हैं, साइड वाले जो कावल हैं सीट वाले, ये पूरे जो है वो फाइबर बॉडी के मिलते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और बाइक बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आपको देने वाली है। बाइक की सीट हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो सीट हाइट है वो 830 मिलीमीटर की मिलती है। मेरी जो हाइट है वो है
5 फीट 7 इंच के आसपास, तो उस हिसाब से देख सकते हैं मेरे जो दोनों पंजे हैं वो पूरे ज़मीन को टच कर पा रहे हैं। तो इस बाइक को चलाने के लिए अगर आपकी हाइट तकरीबन 5 फीट 3 इंच भी होती है तो आप इसको आराम से चला सकते हैं, क्योंकि जब आप इस बाइक पर बैठते हैं तो इसकी जो सस्पेंशन है ये थोड़े से दब जाते हैं, तो उससे जो है वो कम हाइट वाले भी आराम से इसको चला पाएंगे। साथ में इसके सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो सीट है वो काफ़ी लंबी रहने वाली है, जो कि ऊपर तक फ्लैट है, और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट है। तो लॉन्ग ड्राइव में ये सीट आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको देने वाली है। पीछे में यहाँ पर स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप कहीं भी ऑफ रोडिंग करने ले जाते हैं इस बाइक को, खास करके लेह लद्दाख जैसी जगह में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आप ट्रैवल बैग भी यहाँ पर आप आराम से कैरी कर सकते हैं। अब देखो, पहली वाली एडवेंचर 390 में आपने वहाँ पर एक बड़ा सा एक कैरियर मिलता था, जो कि आपको इस वाले मॉडल में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीट के ऊपर में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर ट्रैवल बैग आराम से कैरी कर सकते हैं। बाइक की जो इसके ग्रैब रेल हैं ये काफ़ी स्पोर्टी लुक में है, और इसकी जो टेल लैंप है ये पूरी एलईडी सेटअप के साथ है, जो कि पुराने वाले मॉडल से थोड़ी सी साइज़ में छोटी है। एलईडी वाले विंगर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ। 182 kg का कर्व वेट है, 830 mm की यहाँ पर सीट है, और इस बाइक में जो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है वो है भाई यहाँ पर 230 मिलीमीटर की मिल जाती है, जो कि सेगमेंट में काफ़ी हाई यहाँ पर रहने वाली है। लिक्विड कूल्ड वाला रहने वाला है, जिससे ये इंजन बिल्कुल भी ओवरहीट की दिक्कत आपको नहीं कराने वाला है। साथ में यहाँ पर इसमें दो फैन इसमें ठंडा करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर है भाई इसका कूलेंट वाला बॉक्स। इस बाइक का जो पूरा चेसी है, जो फ्रेम है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि ये जो स्विंग आर्म है ये तो आपको मिलता है यहाँ पर पूरा एल्यूमिनियम एलो बॉडी का। यहाँ पर जो इसका रियर बोल्ट ऑन सब फ्रेम है ये भी पूरा पार्ट अलग है, और यहाँ पर इसका जो स्टील ट्रेलिस फ्रेम है जिसके ऊपर में यहाँ पर इंजन और पूरी बॉडी यहाँ पर टिकी हुई है, ये पूरा लोहे का मेटल बॉडी का यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ ही यहाँ पर एक दिया गया इसमें कूलेंट वाला बॉक्स। और इंजन की बात करें तो ये LC4C वाला नया इंजन यहाँ पर इसमें डाला गया है, जो कि पुराने वाले इंजन से टोटल अलग है। पुरानी वाली एडवेंचर 390 में जो इंजन था वो सिर्फ आपको 373 सीसी का मिलता था। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 398.63 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOSC डुअल ओरेट कैमशाफ्ट वाला पावरफुल इंजन दिया है, LC4C वाला। ये इंजन आपको 46 PS की मैक्स पावर आपको निकाल कर देता है 8500 RPM तक, और ये इंजन आपको 39 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। तो यहाँ पर बाइक का जो पेट्रोल टैंक है, अगर आप इसको ऊपर की साइड से देखोगे तो इस साइज में थोड़ा सा छोटा आपको महसूस होने वाला है, लेकिन ये 14.5 लीटर का पूरा मेटल बॉडी का टैंक है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करने वाली है। बाकी इसके जो साइड वाले काउल्स वगैरह हैं, जो फेयरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ है। अब देखो, हैंडल बार की बात करें तो काफ़ी अपराइट यहाँ पर आपको हैंडल बार मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है और काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। तो बाइक को चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में इसकी जो स्विच असेंबली है पूरी बदल चुकी है, जैसा कि यहाँ पर इंजन के नीचे में सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। यहाँ पर बाइक के जो साइड मिरर हैं ये आपको डोमिनार वाले मिलते हैं। ये जो लेफ्ट वाला स्विच असेंबली देखोगे तो ये भी पूरी बदल चुकी है। यहाँ पर आपको हैजार्ड मिलता है। साथ में भाई इसमें आपको यहाँ पर कार वाला फीचर्स, इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो कि मोस्टली ये चीज़ आपको कार में देखने को मिलती है। 4 बटन मिलती हैं इसके मीटर को एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर हॉर्न दिया गया है। कुछ इस तरह की वेव की आपको इसमें ऑफर की जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम रहने वाली है। अब इस नई एडवेंचर 390 में आपको मिलती है भाई यहाँ पर आपको 5 इंच की TFT कलर डिस्प्ले, जो कि पूरी भाई यहाँ पर प्रीमियम फील आपको देने वाली है। यहाँ पर आपको मिलता है भाई इसमें यहाँ पर फ्यूल गेज, RPM मीटर दिया गया, साइड स्टैंड की वार्निंग है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 और कांस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। ओडोमीटर की जानकारी है, यहाँ पर डिजिटल में क्लॉक है, ऑयल इंडिकेटर है, चेक इंजन की लाइट है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS आपको मिल जाता है, और साथ में भाई यहाँ पर इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको इसमें 4 बटन मिलते हैं इसके मीटर को एडजस्टमेंट करने के लिए। अब ये देखो किल स्विच। अब जैसे ही हम इसके मेन्यू सेक्शन में अंदर में आते हैं तो यहाँ पर राइडिंग के मोड मिलते हैं। पहला तो इसमें ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें रेन मोड मिलता है, और यहाँ पर स्ट्रीट वाला मोड मिल जाता है। तो ऑफ रोड वाले मोड में अगर आप चाहो तो इसके यहाँ पर ABS को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर ऑफ रोड में जाते हैं तो यहाँ पर इसका जो ABS है वो रोड या ऑफ रोड के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल को आप चाहो तो यहाँ पर आप बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। तो इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो आप चाहो तो इसमें स्ट्रीट मोड या ऑफ रोड मोड के हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले का जो मोड है वो भी यहाँ पर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिप की जानकारी मिल जाती है, जैसा कि ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, फ्यूल रेंज कितनी दिखा रहा है, और कूलेंट टेम्परेचर है, बैटरी है, ओडोमीटर की जानकारी है, डिजिटल में डेट टाइम कैलेंडर वगैरह है, सर्विस है, वार्निंग वगैरह।
उसके साथ ही यहाँ पर आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो कि ये कार वाला फीचर्स भाई इसमें डाल दिया है, जो पहली वाले मॉडल में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। ऊपर में फेवरेट है, क्विक सिलेक्टर है, कस्टम स्विच है और यहाँ पर कनेक्टिविटी है, शिफ्ट लाइट है और यहाँ पर डेट टाइम कैलेंडर यूनिट है और लैंग्वेज है और एक्स्ट्रा फंक्शन है। भाई मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है इसमें टाइप सी का पोर्ट, तो इसमें टाइप सी की डेटा केबल लगाकर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आप अपने एप्पल आईफोन को भी आराम से चार्ज कर सकते। और आपके पास कोई भी कॉल, मिस कॉल, अलर्ट वगैरह, मैसेज वगैरह आता है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले में बाइक को चलाते समय सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होने वाली हैं। साथ में भाई यहाँ पर एक जाली वाला साडी गार्ड है, ओपन चेन सेट कवर दिया गया है और फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं। गियर की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। सेंटर स्टैंड आपको नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड दिया गया है इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ और इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। साथ में यहाँ पर क्विक शिफ्टर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो इसमें भर के दिए गए हैं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों इस बाइक को चलाते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका जो राइड एक्सपीरियंस है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी 0 to 60, 80 और 100 की परफॉर्मेंस। चलिए 1 2 3। ओ भाई तो इनिशियल पावर काफ़ी अच्छी है, मिड परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी रहने वाली है। टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई यहाँ पर जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि इनिशियल अच्छी है, मिड अच्छी है, टॉप एंड भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी सो गुड यार, मतलब कि यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग ABS मिलता है, तो जो आपको कॉर्नरिंग करने में आपको थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पर आपको फील होने वाली है। दोस्तों वाइब्रेशन की बात करें तो 6000 RPM के बाद हल्के फुल्के वाइब्रेशन आपको फील हो सकते हैं हैंडल बार के ऊपर में, फुटपैक्स के ऊपर में और इसके टैंक के ऊपर में। बहुत ज़्यादा फील नहीं होते, बहुत ही माइनर से हैं। ईजी टू मैनुअर है चलाने में, मतलब कि इसकी जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी है वो तो काफ़ी बढ़िया है ही। साथ में ये आपको कॉर्नरिंग में शार्प टर्न पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। इस तरह के जो शार्प टर्न आते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी कॉन्फिडेंस मिलती है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व इंजन है DOSC टेक्नोलॉजी के साथ। ये 46 PS की पावर और 39 Nm का टॉर्क निकालता है। टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मल बाइक के मुकाबले, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एरिया ज़्यादा लेना पड़ता है बाइक को मोड़ते समय। मैन्योरेबिलिटी की बात करें तो मैन्योरेबिलिटी इसकी काफ़ी बढ़िया, मतलब कि इजी टू राइड है, फन टू राइड वाली बाइक है। मतलब आप इसको सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, ऑफ रोडिंग में चलाओ, लेह लद्दाख में चलाओ, भाई कहीं पे भी चढ़ा दो, पानी में चढ़ाओ, मतलब कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है। इंजन की जो इनिशियल परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। मिड परफॉर्मेंस में भी ये मतलब कि 60 से 100 के बीच की दूरी को पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, मतलब कि पूरा इनिशियल वाला फील आपको देती है। कॉर्नरिंग करने में काफ़ी बढ़िया है। 130 mm का रियर में टायर है और 90 सेक्शन का फ्रंट में आपको ब्लॉक पैटर्न वाले टायर मिलते हैं। तो फ्रंट में 21 इंच का व्हील मिलता है, जबकि रियर में आपको मिलता है 17 इंचेस का व्हील। तो बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पर आपको व्हील मिलते हैं जो कि ब्लॉक पैटर्न वाले। अब यहाँ पर मैं इसमें दोनों ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है वो इसका काफ़ी बढ़िया रहने वाला है दोस्तों। हालांकि इसमें पेडल डिस्क आपको नहीं मिलती है, नॉर्मल डिस्क है, लेकिन डिस्क का जो रिस्पॉन्स है, ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है, डिसेंट है। मतलब कि बाइक को हाई स्पीड में भी ये आराम से रोक देती है। ऐसा आपको नहीं लगता है कि हाँ अगर आप बाइक को 100, 120, 140 की स्पीड में चला रहे हैं, आप अचानक से ब्रेक मारते हैं तो ये बहुत ही कम एरिया में बाइक को रोक देती है। अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाते हैं तो जो हवा है वो थोड़ी सी आपको ऊपर की तरफ से निकल जाती है। जो बीच वाली हवा होती है पार्ट में, वो यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ से निकल जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि आपके फेस पर डायरेक्ट हवा आपको पड़ रही है। ये देखो, चौथे गियर में 5000 RPM के बाद अच्छा पुल मिलता है। छठवें गियर में जो इसका पुल है वो 80 की स्पीड के बाद में मिलता है। अब यहाँ पर जो इसमें वाइब्रेशन है वो बहुत ही हल्के से फील होते हैं 6500 RPM के बाद में। साथ में यहाँ पर जो बाइक की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। पावर टू वेट रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है।
182 केजी कर्व वेट की ये बाइक है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होती है। खास करके इसकी जो पावर है 46 PS की, वो आपको वाकई में फील होती है। हाँ, और हालांकि जो इसकी पावर है वो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 से इसमें 6 PS की ज़्यादा मिलती है। तो इनिशियल पावर परफॉर्मेंस और जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो इसमें हिमालयन से ज़्यादा मिलेगी। टॉप स्पीड की बात करूं तो मेरे को लगता है कि आराम से 165 प्लस की टॉप स्पीड आपको आराम से दे सकती है। हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पर अपराइट हैंडल बार दी गई, जो कि काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी अपराइट है। तो इसको चलाते समय आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस बाइक को लॉन्ग राइड में या कहीं भी ऑफ रोडिंग करने ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको शरीर को झुकाना नहीं पड़ेगा, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा कोई थकावट वगैरह फील हो। क्लच का जो लीवर है काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ पर आपको इसमें असिस्टेंस लीवर क्लच मिल, और भाई यहाँ पर आपको इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है। ये देखो, अभी मैंने क्लच पे से हाथ हटा रखा है, ये देखो, 5वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा। भाई बहुत ही क्विक तरीके से बिना क्लच दबाए इसके गियर डल जाते। तो इसकी जो शिफ्टिंग है गियर की, खास करके ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। दूसरे गियर में ये आराम से 14 की स्पीड में चल रही है। तीसरा गियर डाल दिया है, तीसरे गियर में भी ये आराम से चलती रहती है बिना गियर के नॉकिंग साउंड के, ठीक है, वो भी 22 की स्पीड में। चौथा गियर डाल दिया है, 22 से 23 की स्पीड में आराम से चल रही है। 25 में चल रही है चौथे गियर में, देख रहे हो। क्लच भी मैंने छोड़ रखी है, रेस भी मैंने छोड़ रखी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 5वां गियर लगाता हूँ तो गियर बॉक्स की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉकिंग वाला साउंड यहाँ पर आपको फील होता है। तो हालांकि ये 5वें गियर में यहाँ पर चल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड जो है वो तकरीबन ये 33 से 34 की स्पीड में चलती है। जब हम इसमें 6वां गियर लगाते हैं तो नॉकिंग का जो साउंड है वो गियर की तरफ से थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आप इसको चौथे गियर तक आराम से चला सकते हैं बिना कोई नॉकिंग साउंड के। सीट कंफर्ट की बात करें तो इसकी जो सीट है वो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट कुशन के साथ है, तो जो कि लॉन्ग राइड में काफ़ी बढ़िया कंफर्ट देने वाली है। और ख़ास करके ये जो सीट है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, थोड़ी सी लंबी ज़्यादा है, थोड़ी सी पतली है। सस्पेंशन की बात करें तो भाई इसके जो सस्पेंशन है ये 43 mm के USD फॉर्क मिलते हैं, जिसमें 100 mm का ट्रैवल मिलता है। अगर आप इस बाइक को खास करके ऑफ रोडिंग में ले जा रहे हैं तो भाई ऑफ रोडिंग के हिसाब से आप इसके सस्पेंशन को यहाँ पर तो 30 स्टेप तक आप इसके फ्रंट वाले सस्पेंशन को यहाँ पर आप सॉफ्ट भी कर सकते हो। और सस्पेंशन का जो सेटअप है वो इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। देखो गड्ढे में भी इसके जो सस्पेंशन है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी गड्ढों को ये आराम, ये देखो इस तरह के हैवी गड्ढों को भी ये जो सस्पेंशन है ये आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कोई मतलब कि आपको झटका कमर में फील नहीं होता है। माइलेज की बात करें तो इस सिटी में 24 से 25 kmpl का, और हाईवे पर आप इस बाइक से आराम से 27-28 kmpl का माइलेज निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। अब जैसे ही मैं क्रूज कंट्रोल वाली बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं प्लस वाली बटन को दबाता हूँ ना, ये देखो अब इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो 38 kmph की स्पीड में यहाँ पर सेट हो चुका है। अब ये बाइक आराम से भाई चलती रहेगी। ये देखो बम्पर टू बम्पर हैवी ट्रैफिक में भी अगर आप इसको चला रहे हैं तो भाई यहाँ पर जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरहीट फील हो रहा है, कि रेडिएटर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गर्म हवा आपको फील हो रही है। मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बहुत ही हल्की सी हवा आपको फील हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये KTM एडवेंचर 390S का स्पोक वाला टॉप मॉडल है, और इससे नीचे में एक X वाला मॉडल आता है, और इसकी एक्स शोरूम कीमत है वो है 3,69,000, 3,69,000 इसकी एक्स शोरूम कीमत रहने वाली है। और ये ऑन रोड आपको पड़ जाती है 4,36,000 की, 4,36,000 की ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली, न्यू टाउन, VIP रोड या कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल के कहीं के भी रहने वाले, अगर आप कोई भी KTM की बाइक आप परचेज करना चाहते हैं या टेस्ट राइड आप बुक करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं KTM VIP रोड कोलकाता शोरूम में। शोरूम की सारी जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी।